ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है, एफ जेड है और ये क्या है, रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, यू और बी है ना ये दोनों, और ये क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है। एनालिटिक है तो एबीसीडी की क्या वैल्यूज होंगी, एनालिटिक होगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। सीआर इक्वेशन होती है ux इज इक्वल टू वी वाई और uy इज इक्वल टू माइनस vx, ऐसे होती है ना ये। तो ux निकालोगे तो आएगा 2x प्लस ay इज इक्वल टू, ऐसे ही आएगा ना 2x प्लस ay, और vy इसका विद रिस्पेक्ट टू y 2y प्लस dx, इस टाइप से आएगा। उसके बाद uy निकालोगे तो आएगा ax प्लस 2by, ये आएगा क्या, और माइनस ऑफ vx, माइनस ऑफ vx है 2cx प्लस dy, ठीक है, ऐसे आएगा। अब क्या करोगे आप, एबीसीडी की वैल्यू निकालोगे तो इसको कंपेयर कर दोगे, है ना, कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। a इज इक्वल टू 2 आ गया तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2c, ये लिख सकता हूं मैं, नीचे वाले को कंपेयर करूंगा तो, और b d इज इक्वल टू 2 है तो 2b इज इक्वल टू माइनस 2, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 2b इज इक्वल टू माइनस डी लिख दूंगा, d की जगह 2 पुट कर दूंगा, यहां से क्या आ जाएगी 2x, नहीं सिर्फ 2 लिखूंगा ना, यहाँ पे कोफिशिएंट उठाया ना हमने a, x हटा दो ना, ये गलत लिख रखा है देखो, x तो हटा दूंगा मैं, सिर्फ कोफिशिएंट उठाया ना मैंने, ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि x के साथ कंफ्यूज हो जाए हम। c की वैल्यू -1 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी ये भी -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लेके चेक कर लेंगे एक बार सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए 2x प्लस b की वैल्यू, a की वैल्यू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ये तो कर गया यहाँ पे तो सेटिस्फाई। a की जगह 2x प्लस b की जगह क्या है, b की जगह -1, 2x माइनस y, ये आ गया ना यहाँ पे, यहाँ आएगा 2 इंटू c, c की वैल्यू -1, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2x ही आ गया, d की जगह 2 माइनस 2y, ये तो दिक्कत कर देगा भाई, यहाँ कोई गलती की है क्या हमने, 2b, अच्छा 2x लिख दिया, यहां से 2 भी तो लेंगे हम, -1 भी लिखेंगे, ये देखो समझ में आया, ठीक है। अगर ऑप्शंस दिए होंगे इसके अंदर फिर तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी ना, ऑप्शंस दिए होंगे तो ऑप्शन डायरेक्ट यहां पुट करोगे आप, दोनों सेटिस्फाई करते होंगे उस पर टिक लगा दोगे, बिना ऑप्शंस ये कर ही दिया काम हमने, कर भी लिया, वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, z इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये पूछ रखा है भाई कैसा बिहेव करेगा, एनालिटिक तो ये हो नहीं सकता, z बार आ गया इसके अंदर, ठीक है, एनालिटिक को कैंसिल कर दूंगा मैं। 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये बताओ, डिफरेंशिएबल कब होगा, जब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सीआर इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेगा, ये डेल f बाय डेल z बार इज इक्वल टू z स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, और z स्क्वायर 0 के ऊपर 0 होता है तो सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, और ये क्या है, पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, ठीक है। इज नॉट कंटिन्यूअस, ये तो गलत है, तो गलत हो जाएगा ना, ये कंटिन्यूअस तो होगा ना, ये z बार भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस होता है वो, वैसे भी डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होगा ही, हाँ ये इंप्लाई भी करती है ये चीज, डजंट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, ओनली 0 पे डिफरेंशिएबल है ये, हाँ डिफरेंशिएबल, तो क्वेश्चन में ऐड 0 लिख रखा है ना, ऐड z इक्वल टू 0 पहले ही लिख दिया ना, डजंट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन,
ये गलत करोगे या सही करोगे ये बताओ, बिना कुछ से सही। निकाले। ना मतलब गलत है, क्योंकि है ना CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो CR तो ठीक ही करना पड़ेगा ये। क्यों? अच्छा डज नॉट है ना, डज नॉट, क्लोज होगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है, इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, ऑप्शन पता है किस टाइप के दे रखे थे, ऑप्शन इस टाइप के दे रखे हैं कि f is analytic, g is not, f neither f nor g both are analytic, पीछे वाले जैसे। तो चेक एनालिटिसिटी ऑफ f एंड g, यही चेक करना है इसके अंदर। तो निकालते हैं, एनालिटिक होने के लिए दोनों पॉलिनोमियल है, जहां डिफरेंशिएबल होंगे वहीं एनालिटिक हो जाएंगे ना। ये चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबल fz, क्वेश्चन 34, सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। ux आएगा इसका 2x, uy आएगा 0। इसके अंदर ये लाइन बनेगी क्या, यहीं से पता लग रहा है मुझे। vy तो 2y आ जाएगा, vx 0 आ जाएगा, तो ये एक लाइन बनेगी x इज इक्वल टू y। हाँ x इज इक्वल टू y के ऊपर डिफरेंशिएबल है बस ये, तो एनालिटिक तो कहीं नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इस लाइन के ऊपर डिफरेंशिएबल है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उठाओगे नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एनालिटिक तो यही होता है ना कि पॉइंट के नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो, तो ये क्या है, एनालिटिक नहीं है, ठीक है। जी की बात करते हैं हम, जी में क्या आएगा, अब जी के अंदर है ux इज इक्वल टू 2x, uy इज इक्वल टू 2y, और x और y, vxy vyx, ऐसा कुछ आ गया। ये तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 1 आ गया इसमें, तो है ना, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तो 2x इज इक्वल टू x, 2 इज इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, दिक्कत आ गई है। तो ये क्या होगा, दोनों ही एनालिटिक नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस इसी टाइप के हैं कि जहां एनालिटिक है वही बताना है, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर से चूज कर लो या फिर निकाल के दिखा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम वो रीजन ही निकाल लेंगे डायरेक्ट। इसमें देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप देखोगे इसको, तो ऊपर पावर क्या दिख रही है आपको, 5, नीचे है मोड z की पावर 4। तो यहां से क्या करोगे आप, मोड z को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मोड z की पावर 2, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, z इंटू z बार लिख सकता हूं। ऊपर नीचे अगर डिग्री आ जाती है तो क्या करना है हमें, डिग्री ही चेक करनी है ना, कहां पे ज्यादा कहां पे कम। तो मोड z का स्क्वायर दे रखा है, z की पावर 5 डिवाइडेड बाय z इंटू z बार पूरे की पावर 2, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसकी पावर 2 है ना। अगर r cos थीटा वाला भी फॉर्मूला लगाओगे, कुछ भी करोगे, नीचे वाले अंदर पावर 2 आएगी ना, डिग्री 2 को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे डिग्री 4 आएगी, है ना। इसको x प्लस आइटा y, इसको x माइनस आइटा y, नीचे डिग्री 4 आ जाएगी। यहां क्या करोगे, ऊपर डिग्री 5 आएगी, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और कट जाएगा ये r से r, ऐसा ही कुछ आएगा ना। अगर आप इसमें देखो, r cos थीटा प्लस r sin थीटा पूरे की पावर 5 बाय, इसको भी करोगे, इसको दोनों को एक ही बात है, ठीक है। अगर इसको करना चाहते हो भाई, मैं क्यों खोल लूं इसको, अलग क्यों लिखूं यहाँ पे, तो भी आप क्या करोगे, इसको लिखोगे आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा ये बन जाएगा मेरा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करते ही आप क्या करोगे, r की पावर स्क्वायर को बाहर, r की पावर 4 को बाहर निकाल लोगे, है ना। यहां से r की पावर 5, r की पावर 5 बाहर निकल जाएगी ना ऐसे, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना सोल्व करने में। तो r रेज़ टू द पावर 5 बार कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 5 बाय में r रेज़ टू पावर 4 अंदर 1, यही आएगा। आएगा समझ में। या तो आप ऐसे सोच लो कि 2 डिग्री की ये 2 4 5 4 5 एक ही बात आई है ना अब यहाँ पे।
अब इसके ऊपर लिमिट लगाओ r गोज टू 0, 0 आएगा आंसर। कंटिन्यूस है ये, कंटिन्यूअस ठीक है। z के ऊपर 0 के ऊपर इसकी वैल्यू भी 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0। कंटिन्यूस है तो नॉट कंटिन्यूस गलत हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल है या नहीं ये बताओ। बाय में r एक और r आ जाएगा, डिफरेंशिएबल के बारे में ये सोचना है। हाँ। एक और r आ जाएगा, वो कैंसिल कर देगा, डिपेंडेंट टू फिट आ जाएगा। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल पूछ रहा हर जगह से, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल ना होते हुए डायरेक्ट ही एनालिटिक गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है सीआर इक्वेशन की। तीनों ऑप्शन ऑब्वियसली गलत हो चुके हैं, तो चौथे को ठीक कर दूंगा ना मैं, ठीक है। कोई इम्पॉसिबल बात भी नहीं है। ऐसे फंक्शन मिले हैं मेरे को जो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं और डिफरेंशिएबल नहीं है, मिले हैं ना ऐसे तो। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन मिले हैं मुझे जो सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डिस्कार्ड करने से ही होंगे आपके, जल्दी करना चाहोगे तो, ठीक है। अब इसको एग्जाम में आप इसका बायनोमियल खोलते रहो, ठीक है। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो पता है क्या सोचेगा, इसको खोल देता हूँ बायनोमियल, मेरे को खोल नहीं आती। कम इंटेलिजेंट होगा वो सोचेगा 5 डिग्री की क्यों खोलूं मैं, बाकी चेक करता हूँ, इसको बाद में करूंगा। और उसको फिर बाद में बाकी करने के बाद सीधा डायरेक्ट ठीक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो इसमें करते रहना, बायनोमियल खोल दी, ये कर दी, सेटिस्फाई फिर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूस डिफरेंशियल एनालिटिक टाइप का दिखे तो आप इनको डिस्कार्ड करने की कोशिश करो सबसे पहले तो, ठीक है। गेट 2007, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे 0 है, रियल z इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी z इज इक्वल टू 0। इसका क्या होगा कि 36 है ना ये, रियल z का मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये कहां होती है ये चीज, x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब यहां तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, बाकी आइडेंटिटी फंक्शन है ये, है ना, जो z आएगा उसी के बराबर होता जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है जितने भी, ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन के ऊपर तो 0 है, इसके नेबरहुड में यहां से आएगा तो कुछ और, यहां से आएगा तो कुछ और, तो इसके ऊपर कंटिन्यूअस हो सकता है कोई फंक्शन? दिक्कत हो जाएगी ना। तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है वो अलग बात है, कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता। ये बात आई समझ में? कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये पॉइंट तो आएंगे ही नहीं, ये पक्की बात हो गई, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो गायब करना पड़ेगा मुझे, ये बात समझ में आए। बाकी और कहीं पे z को कोई दिक्कत है, z तो पॉलिनोमियल है, x प्लस आयटा y लिख के आप सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर लो, वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या करोगे आप, डायरेक्ट ही क्या कहोगे कि x एक्सिस और y एक्सिस को छोड़कर बाकी किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सेट कैसे बनाओगे आप, सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज एनालिटिक, कैसे बनाओगे बताओ। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, S is equal to Z belong to C such that real Z not equal to 0, imaginary Z not equal to 0। तो कौन से पॉइंट आएंगे मेरे पास बताओ इस सेट में? यही पॉइंट आएंगे ना, x एक्सिस और y एक्सिस को गायब कर दिया, बाकी सभी पॉइंट ले लिए प्लेन के, ठीक है। इसके अंदर देखो नेट 2020 में आया, रिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है बिल्कुल। अब ये क्या है, fz इज इक्वल टू दिस दे रखा है, डिफरेंशिएबल ही पूछ रखा है बस, है ना। तो इसमें तो ओनली सीआर इक्वेशन का ही काम है और ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। सीआर इक्वेशन अगर मैं देखूंगा तो अब एक तरीका तो आपके पास ये है कि इसका u निकालो, v निकालो और उसके बाद ux इज इक्वल टू vy वो चेक करो। और दूसरा तरीका क्या है, सिंपल फॉर्म निकालो और चेक करो, ठीक है। इसमें सिंपल फॉर्म वाली अप्रोच ठीक रहेगी। z बार तो दिख ही रहा है यहाँ पे, छुपा हुआ है बस थोड़ा, z इंटू जेड बार ऐसे है, -1 मोड का स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। और ये सोल्व करना आता है, ये पहली क्लास में किया था ना हमने। इसको क्या लिखूंगा आप बताओ,
नहीं जेड नहीं। जेड बार z इंटू जेड बार का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस अच्छा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z इंटू जेड बार। ठीक है, ऐसा लिखूंगा क्या इसको मैं? ये तो इस ये कहा एफ जेड आ गया ये मेरा, डेल एफ बाय डेल जेड बार निकाल लूंगा मैं। ठीक है, जब डेल एफ बाय डेल जेड बार आप निकालोगे तो ये जो है इसका क्या रोल होगा? कोई रोल नहीं होगा ना इसका। रोल होगा भी तो क्या करेंगे? इसका रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट को कैसे लिखोगे आप? -2 कैसे करोगे? देखो इसको एक बार, ऐसे ही करोगे ना, क्योंकि z प्लस जेड बार आता है, z करोगे तो ये खुद आ जाएगा, इसका पूरे का बार लगाओगे तो भी खुद ही आ जाएगा ये, है ना। एक का बार हट जाएगा दूसरे का लग जाएगा, कॉम्यूटेटिव होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे पहले तो एफ ही लिखेंगे ना। जेड बार ये नहीं आएगा कहां पे? जेड बार का बार तो जेड बार, अच्छा ठीक है। इंटू में वन है ना बस यहाँ वो पे, आ गया, हाँ, इंटू में वन ही है बस। में। तो ये आएगा z इंटू जेड बार का होल स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम। अब क्या करेंगे? अब कर देंगे डेल एफ बाय डेल जेड बार। इसका आएगा 2z इंटू जेड बार प्लस ये 0 माइनस 2z। ये आएगा क्या? ये समझ में आया? ये 0 कब होगा? ये 0 तब होगा जब ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात आई नहीं है मुझे। ये 0 तब होगा अगर z को 0 ले लूं मैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात और बताओ, अगर मैं z को 1 लेता हूं तो 1 कहां से देखा मैंने? यहां से देखा। ये बात आई समझ में? हाँ। सर उसके साथ एक जेड और नहीं आएगा किसके साथ? फर्स्ट वाले टर्म के साथ। फर्स्ट वाली टर्म ये नहीं नहीं, डिफरेंशिएट करने के बाद बोल रही हूँ। कर लिया बाय कर ली जेड बार निकाला जो हमने, हाँ इसमें 2 मल्टीप्लाई में जेड डॉट जेड आएगा, हाँ जेड जेड आएगा, जेड स्क्वायर। अच्छा, एक z और आएगा तो z स्क्वायर हो जाएगा ये। जी सर। ठीक है, चलो इसके बारे में सोच लेते हैं, फिर 0 और 1 पे इसको चेक कर लेते हैं। 0 और 1 की बात हो रही है ना यहाँ पे। 0 पे ये भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, 0 पे सेटिस्फाइड है क्या? एट z इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड है। डेल एफ वाई डेल जेड बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, एट z इज इक्वल टू 1, 1 पे क्या है? 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, दोनों पे ही सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो ये क्या है? डिफरेंशिएबल है दोनों के ऊपर। पहले ऑप्शन में f इज डिफरेंशिएबल एट z इज बिलोंग टू दिस, तो एक्सेप्ट दिस। ये तो इसकी बिल्कुल ये तो गलत हो उल्टी गया। बात लिख दी ना, इसको कैंसिल करेंगे हम। f इज डिफरेंशिएबल ओनली एट, नहीं ये भी गलत है। ये भी गलत है। ठीक है, ये भी ओनली गलत एट, है। ये ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? और भी पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के, लेकिन अब स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं ये चेक करना है मुझे। तो अगर मैं कह दूं कि e की पावर z इज एनालिटिक एट 1 प्लस आइटा, तो कोई भी आके मुझे कह सकता है आपकी स्टेटमेंट गलत है। हाँ कह सकता है, कैसे कहेगा? मतलब ओनली नहीं लिखा हुआ ना, फिर तो नहीं कह सकता। नहीं कह सकता ना कोई। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी ऐसा ही काम है। अगर आपको और भी पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि और पॉइंट मिलने की आशंका क्यों है, z इंटू जेड बार को मोड z का स्क्वायर लिख दोगे आप, है ना। उसके बाद मोड z ऐसे लिख दोगे ना, 2z इंटू मोड z का स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दोगे। उसके बाद 2z को कॉमन ले लोगे, ये आएगा मोड z का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो z 0 हो या मोड z 0 हो, ऐसा आ गया ना। अब
तो जिस मोड z 1 हो, 0 नहीं 1, यूनिट सर्कल हो गया। ठीक है। तो यूनिट सर्कल के ऊपर जितने भी हैं सभी आ गए। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचोगे 2 पॉइंट दे रखे हैं और पे भी ये डिफरेंशिएबल है, कोई गलती है क्वेश्चन में। इसने सिर्फ ऐसा कहा है डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, तो ये गलत थोड़ी कह रहा है। 0 और 1 पे भी डिफरेंशिएबल है। जैसे ये ये एंटायर फंक्शन है, मैं बोल रहा एनालिटिक एट दिस, तो गलत थोड़ी कह रहा है ये। आई बात समझ में? अगर आप इसको गलत प्रूव कर सकते हो तो अलग बात है, इसको कौन गलत प्रूव करेगा अब? ठीक है, आई बात समझ में? ओनली वाले में दिक्कत है। ओनली वाला जो है ना, ओनली का कहेगा तो गलत प्रूव कर सकते हैं ओनली वाले को, तो है ना। यहाँ ओनली नहीं होता है, फिर डिफरेंशिएबल एट 0 लिख रखा होता, इसको भी ठीक करना पड़ता हमें। आई बात समझ में? अब मैं ये कह दूं कि वो कोई भी है, मैं किसी एक बंदे को जानता हूं और वो दिल्ली रहता है, और मैं कहूं कि ये एक्स दिल्ली रहता है, अगर वो दिल्ली रहता है तो गलत थोड़ी है वो, बेशक दिल्ली में 2 करोड़ और लोग रहते हैं। आई बात समझ में? इसको कर दूं? हाँ। अब आते हैं यहां, ये क्या है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा है ना मुझे। उसके अंदर आइडेंटिटी फंक्शन था, इसके अंदर कांस्टेंट बन रहा है, बस ऐसा कुछ है ना। अब एफ एक्स वाई, ये पूरी प्लेन आएगी एफ एक्स वाई के अंदर भी, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब तो ये हुआ एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0, ये होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई और एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। बाकी जगह 2 है, ठीक है। इस पूरे पोर्शन में 2 2 2 और 2 है ना, पूरे पोर्शन में। तो पूरे पोर्शन में 2 है, तो यहां तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए कंटिन्यूटी को। हाँ। आएगी कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होता है ना, यहां दिक्कत आएगी इन पॉइंट्स के ऊपर, है ना। नेबरहुड में 2 है, पॉइंट के ऊपर 1, तो क्या कहेंगे हम, कंटीन्यूअस इन 4 क्वाड्रेंट्स एक्सेप्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इतना पता लग गया। S इज इक्वल टू एफ इज कंटीन्यूअस, सारे कंटीन्यूअस पॉइंट्स आ गए S के अंदर। तो S ये सेट ओपन है क्लोज्ड है, ये बताओ। ओपन है ये तो, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट्स तो हैं, इनके नेबरहुड के तो पॉइंट आ गए सेट के अंदर, लेकिन ये सेट के अंदर नहीं है ना। तो ये क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। कनेक्टेड है ये? नहीं। कनेक्टेड भी नहीं है। एम्प्टी तो किसी एंगल से नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको ग्राफ पता होगा ना, अगर ई जेड और ई जेड का ही आइटा जेड, तो हम फिर जेड पुट करके निकाल लेंगे ना। ई की पावर जेड का जो ग्राफ होता है, उसके हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि ऐसा होता है ना कुछ, कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, और अगर इसकी फंडामेंटल डोमेन में ये लेता हूं π2 -π, तो क्या होता है, वर्टिकल लाइंस आती है इसके अंदर और हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइंस क्या करती हैं, चली जाती हैं सर्कल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइंस चली जाती है रे के ऊपर, और ये क्या करता है, एक तरीके से सी स्टार की सभी वैल्यूज ले लेता है, ऐसा कहोगे ना आप, सी स्टार की सभी वैल्यूज आ जाएंगी। आगे बात समझ में? तो अब क्या करोगे आप कि एफ एक्स इज इक्वल टू ऑन टू, एफ ऑन टू है या नहीं, कोडोमेन क्या है यहाँ पे, सी, रेंज क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स, ऑन टू होने के लिए रेंज है कॉम्प्लेक्स पूरी, कहाँ है रेंज कॉम्प्लेक्स? अच्छा, हाँ। एक पॉइंट तो छूट गया, ये बात आई समझ में। 0 एक पॉइंट पूरी प्लेन के अंदर है, सी के अंदर, वो छूट गया, तो सी स्टार है इसकी रेंज, इसका मतलब है ना। तो ये ऑन टू तो किसी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद G इज बाउंडेड, G बाउंडेड हो सकता है क्या, e की पावर आइटा z बाउंडेड C के ऊपर पूछ रखा, अगर सिर्फ बाउंडेड दिख रखा है तो इसी की बात हो रही है ना बस, ठीक है। इसकी बात हो रही है तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, मानो e रेस टू दी पावर आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू e की पावर आइटा x माइनस वाई, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब ये बाउंडेड है या नहीं है ये बताओगे आप, तो क्या करोगे, कुछ नहीं है इसके अंदर क्या है, x कोऑर्डिनेट तो बदल गए, y कोऑर्डिनेट भी बदल गए। इसको आप कर सकते हो इस तरीके से,
e की पावर माइनस वाई को यहां लिख दोगे और यहां क्या जाएगा cos x प्लस आयटा sin x। ठीक है। अब बाउंडेड चेक करोगे e की पावर माइनस वाई के ऊपर, तो आप क्या करोगे, इसको ये एग्जिस्ट करती है e की पावर माइनस वाई, वाई गोज टू इंफिनिटी। बाउंडेड चेक तो ऐसे ही करते हैं ना, x भी इंफिनिटी को जा सकता है, y भी इंफिनिटी को जा सकता है। ठीक है। e की पावर y इंफिनिटी को जा सकती है नहीं जा सकती, ये बताओ। नहीं। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये जो y है कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है ना, प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज है ना ये तो। यहां से तो इक्वेशन आएगी, इस टाइप का क्वेश्चन तो किया हुआ है ना हमने, ये बात आई है क्या समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ आपने, यहां से दो सीक्वेंस आती हैं और दोनों सीक्वेंस को, एक सीक्वेंस क्या मान लेता हूं मैं, 1/n आयटा बाय एन मान लूं। यहां से तो आयटा बाय एन आएगी ना, और यहां से क्या आएगी, माइनस आयटा/n। माइनस आयटा बाय एन। ये तो दोनों सेम काम तो नहीं कर जाएंगे, देखना एक बार। दोनों जा रही 0 तो फिर आयटा एन, आयटा स्क्वायर एन, प्लस n। आयटा स्क्वायर ले लेता हूं एक को, सीधा -1/n ही ले लो, सीधा आ जाएगा। माइनस वन बाय एन, तो फिर वो बात होगी ना कि वही ना, आयटा फिर स्क्वायर y पे ले तो नहीं सकते, y वाला आयटा स्क्वायर अच्छा अच्छा आयटा स्क्वायर माइनस वन है, तो फिर लेंगे हम इसको माइनस आयटा बाय एन ही लेके देख तो लें एक बार क्या आपका बात बन जाए, e की पावर माइनस वाई, तो यहाँ आएगा e रेज़ टू द पावर माइनस आयटा बाय एन, यही आएगा क्या? तो यहाँ आएगा e की पावर, ऐसा कुछ आएगा माइनस आयटा बाय एन, जो मेरी सीक्वेंस है। अब ये माइनस इंफिनिटी पे तो जाएगी नहीं ना, हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, इंफिनिटी पे जाएगी और ये भी इंफिनिटी पे चली जाएगी। हाँ, अब ये तो जीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं, हाँ, ये कन्वर्ज ही नहीं करती, डाइवर्ज कर गई, ऐसा ही कुछ हो गया। आई बात समझ में? फिर आयटा/n की पावर 0 नहीं हो जाएगा। e की पावर जीरो कैसे होगा, वही तो बता रहा हूं मैं। अच्छा ये ठीक कह रहे हो, e की पावर जीरो होगा, तो इसके अलग लेते हैं, बाई वाले को हटाते हैं, इसमें लेते हैं आयटा एन माइनस आयटा एन। दोनों जा रही है इंफिनिटी, ये दोनों इंफिनिटी बदल रही है। As y goes to infinity, e की पावर माइनस y, ऐसा कुछ निकालना है मुझे। अगर y क्या है, सभी इमेजिनरी है, आयटा समथिंग है, ऐसा ही कुछ है ना। अगर y इंफिनिटी को जाएगा तो माइनस y कहां जाएगा, माइनस y भी इंफिनिटी को ही जाएगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि y इंफिनिटी को जा रहा है, ठीक है, तो माइनस y कहां जाएगा, माइनस y भी इंफिनिटी पे ही जाएगा। ये बात तो पता है ना मुझे। हाँ। अगर मैं सीक्वेंशियल अप्रोच लगा ही नहीं पा रहा इसके अंदर, क्योंकि सीक्वेंशियल अप्रोच डाइवर्जेंस के लिए है ही नहीं मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसा कोई वो है, ये बात ध्यान रखोगे आप, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, ये इंफिनिटी में जाती हो तो आगे f ऑफ an पे कुछ काम करें हम, ठीक है। अगर ऐसी ये n आयटा थी ना मेरे पास इंफिनिटी पे जा रही थी, तो f ऑफ n आयटा लेने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। ये काम तो तभी करेंगे जब ये किसी नंबर पे कन्वर्ज करती हो, ठीक है, वो रियल को इमेजिनरी कुछ भी हो, तो जाके f ऑफ an चेक कर सकता हूं मैं। ठीक है, ये बात आई समझ में? ठीक है। ये इंफिनिटी पे जाता हो तो कोशिश भी मत करना चेक करने की, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं हमारे पास। फिर कोई और अप्रोच बदलो अपने, जैसे यहां किया है मैंने, तो ये बात लग रही है कुछ,
समझ में आने वाली, या फिर लॉजिकल लग रही है ये बात। हाँ माइनस ये प्लेन है पूरा मेरे पास, प्लेन के अंदर जब इसे सोल्व किया माइनस वाई यहाँ आ गया मेरा, ये तो पीरियोडिक है, बाउंडेड है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये माइनस वाई जा रही है, ये भी इंफिनिटी को जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये भी पूरा इंफिनिटी को ही जाता है, ये भी इंफिनिटी, सब कुछ इंफिनिटी को ही कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है ना ये। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही y इंफिनिटी को जाएगा माइनस वाई भी इंफिनिटी को ही जाएगा, और e की पावर इंफिनिटी क्या होती है, इंफिनिटी नॉट बाउंडेड, ऐसा कुछ करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, g बाउंडेड नहीं आया, f इज बाउंडेड, f भी बाउंडेड नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आई। आगे अगर g बाउंडेड नहीं है, ये कहां से बाउंडेड हो जाएगा, बस क्या होगा यहाँ पे इंटरचेंज ही तो होगा बस, ठीक है। इंटरचेंज भी क्या होगा, ये पॉजिटिव ही है तो कुछ वैसे भी देखने की जरूरत नहीं, x इंफिनिटी को जा रहा है, e की पावर x इंफिनिटी को चला जाएगा, ठीक है। f इज बाउंडेड ऑन s। अब आप कह रहे थे कि e की पावर माइनस z, तो थोड़े से पोर्शन को देखोगे तो भी गायब ही हो गया ना ये, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड में e की पावर z कहां गया, f। फंडामेंटल पीरियड के अंदर f की इमेज क्या रही थी, पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन, जीरो को छोड़कर, है ना। तो आप सोचोगे कि ये माइनस पाई टू पाई कुछ यही दे रखा है ना, लेकिन यहां क्या है, एक काम यूज कर रखा है रियल z, ये बात आई समझ। इसमें अगर आप बिना ये ग्राफ बनाए इसको इस तरीके का इमेजिन कर लोगे तो सबसे बड़ी गलती कर लोगे आप, है ना। और ऊपर से ये तो ऑप्शन ये दे दिए तो थोड़ा सा ठीक है काम। अगर एक ऑप्शन नन वाला होता तो स्टूडेंट क्या सोचेगा, इतना सोचते ही पेपर में, पहली बात तो एग्जाम में बैठे हो तो प्रेशर इतना होता है कि ये सोचते ही माइनस पाई टू पाई यही दे रखा होगा, और ये तो सी स्टार आएगी इमेज, है ना। लेकिन यहाँ जो रियल जेड दे रखा है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्या बदलाव आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। रियल जेड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सब कुछ नोट कर दिया ना, एक्स वाली एक्स एक्सिस के पॉइंट्स, इसका मतलब एफ के बारे में पूछ रखा है, बता रखा है बाउंडेड है या नहीं, तो एक्स एक्स ये माइनस पाई यहाँ हुआ क्या कुछ, और पाई यहाँ हुआ कुछ, और वाई के ऊपर कोई लिमिट है, इमेजिनरी जेड के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ये पॉइंट आ गए क्या सारे, ऊपर के भी नीचे के भी, है ना। एफ की बात हो रही, ई की पावर जेड, इन पॉइंट्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन तो आ ही नहीं रही। हॉरिजॉन्टल लाइन तो कुछ ऐसे होती कि ऐसे एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट दे दिए, वाई की कुछ एक पॉइंट दे दिया, है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ओनली वर्टिकल लाइंस हैं इसके अंदर, ठीक है। और वर्टिकल लाइंस कैसी हैं, एक्स की वैल्यू तो है माइनस पाई से पाई के बीच में, वाई की वैल्यू है 0 टू 2 पाई तो है ही है, 2 पाई के बाद आगे भी बढ़ गई, ठीक है। एक सर्कल पूरा तो ले लिया, कितना ही घूमते रहो आप, एंगल कितना ही बढ़ाते रहो, ठीक है। ये बात समझ में आई। वर्टिकल लाइंस कहाँ मैप करता है, सर्कल पे। और सर्कल की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी, सर्कल की एक तो थीटा, एक तो थीटा होता है ना उस सर्कल का कि कितना घूमेगा सर्कल, थीटा तो भाई फुल दे दिया, है ना। ये बात समझ में आई। जो सर्कल का जो एंगल है, कितने एंगल का सर्कल बनाना है वो तो फुल दे दिया, उसमें कोई रोक टोक ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। एक्स की वैल्यू को कुछ कम दे दिया, ये एक्स तय क्या करता है ये बताओ, ये एक्स क्या डिसाइड करता है, सर्कल की रेडियस डिसाइड करता है क्या ये, है। इसका मतलब अगर x बिलोंग टू, हाँ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y है, तो x बिलोंग टू माइनस पाई टू पाई, तो जो सर्कल आएगा मेरे पास उसके अंदर रेडियस होती है e की पावर x। ये पता है ना आपको, अगर a प्लस आइटा भी था तो रेडियस e की पावर a भी थी मैंने, तो वो कहां बिलोंग करेगी, 1 बाई e की पावर पाई 2। यही बस समझो, ऐसा ही कुछ करते थे हम। तो यहाँ क्या होगा, एक तो ये सर्कल आएगा, पूरा आ गया, 4 पाई 5 पाई जितने पाई आते जाएंगे एक सर्कल ही बनेगा, ये दूसरा सर्कल आ जाएगा,
इसकी रेडियस है e की पावर 1 बाई पाई, माइनस पाई बोल दो इसको। इसकी रेडियस है e रेज टू द पावर पाई, इसके बीच का पोर्शन ले लिया। अब ये बताओ ये बाउंडेड है या नहीं है? बाउंडेड है। ठीक है, तो ये बाउंडेड ऑन एस ठीक हो जाएगा। आएगा समझ में? इसमें सिर्फ ये ही दिक्कत है कि पाई देकर ऐसा बताना चाहता है एग्जामिनर की पाई जो है, पाई तो एंगल होता है ना, पाई टू माइनस पाई दे दिया और उस पे कोई वो नहीं है बाउंडेशन। लेकिन असलियत में तो एंगल में तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं, बाउंडेशन ही सिर्फ रियल पार्ट पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंगुलैरिटी, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। जुलाई 2024 की बात करूं और जून 2023 की बात करूं तो क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन सिंगुलैरिटी से ही आया था। ठीक है, हर बार, दोनों बार, और वैसे 3 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन इसका। सिंगुलैरिटी होता क्या है, किसी पॉइंट के ऊपर मैं कब बोलूंगा कि इस पॉइंट के ऊपर सिंगुलैरिटी है। ठीक है, अगर क्या करेंगे हम, ऐसा कोई पॉइंट हो जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक ना हो। ठीक है, ये z नोट मान लेता हूं मैं। ठीक है, ये लिखना मतलब ही अभी वैसे ही भूमिका चल रही है इसकी। z नोट के ऊपर मैं सिंगुलैरिटी कब बोलूंगा, z नोट के ऊपर तो एनालिटिक हो ही ना फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आई, नोट एनालिटिक। लेकिन अगर किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है तो z नोट उन पॉइंट्स का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ये बात बारी समझ में आई। अगर किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो वो इसका लिमिट पॉइंट कब बनेगा, लिमिट पॉइंट तो z नोट तब बनेगा ना जब z नोट किसी के नेबरहुड में आता होगा। ये बात समझ में आई। अगर मैं कह रहा हूं कि z नोट लिमिट पॉइंट है किसी का भी, तो उसके नेबरहुड में आना पड़ेगा इसको। तो इसका मतलब अगर z नोट एनालिटिक, फंक्शन z नोट के ऊपर एनालिटिक नहीं है और उसके नेबरहुड में एनालिटिक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, z नोट के ऊपर सिंगुलैरिटी है। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को अगर किसी ओपन बॉल के अंदर दिक्कत नहीं है, ओपन बॉल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, वो पॉइंट जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलैरिटी हो जाएगा। इस ओपन बॉल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर है तो सिंगुलैरिटी है। ठीक है, ऐसा कुछ है ना, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम है, इसके नेबरहुड में भी प्रॉब्लम है, तो वो सिंगुलैरिटी नहीं होगा। आई बात समझ में, या क्या बात समझ में, कहीं खतरा नहीं है इस फंक्शन को, अगर इस डोमेन में आता है तो वो सिर्फ क्या है, इस पॉइंट पे है, बाकी पे तो ये एनालिटिक है। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखना चाहोगे आप तो fz इज इक्वल टू 1 बाय z मॉडल में, तो ये बताओ कि फंक्शन एनालिटिक कहां नहीं होगा, z इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा ही कुछ है ना, कंटीन्यूअस ही नहीं है ये फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एनालिटिक भी नहीं है 0 के ऊपर। लेकिन 0 के अलावा आसपास के जो पॉइंट हैं उसके अंदर फंक्शन को कोई दिक्कत है नहीं। आई बात समझ में, तो 0 क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा ना, एक सिंगुलैरिटी हो जाएगी 0। ये बात आई समझ में। क्या चेक करना है हमें, सबसे पहली बात तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं होना चाहिए, दूसरी बात क्या है, उसके नेबरहुड में एनालिटिक होना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए कि जहां दूसरे पॉइंट्स है ना एनालिटिसिटी के, उनका ये लिमिट पॉइंट बन जाए। अब 0 इन सभी पॉइंट्स का लिमिट पॉइंट ही तो है एक किस्म से, है ना, सभी अप्रोच कर रहे हैं 0 को, लेकिन फंक्शन इसके ऊपर एनालिटिक नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये डेफिनेशन समझ में आ गई ना। और क्या है, अब अगर कोई ऐसे कह दे कि एक फंक्शन है मेरे पास, वो कहीं एनालिटिक है ही नहीं, तो क्या कहोगे आप, एनालिटिक है ही नहीं कहीं पे, तो किसी पॉइंट के नेबरहुड में एनालिटिक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। सिंगुलर पॉइंट ढूंढोगे तो आप क्या ढूंढोगे, ऐसा z नोट जहां पे एनालिटिक ना हो, उसके नेबरहुड में एनालिटिक हो। ये फंक्शन कहीं एनालिटिक नहीं है, तो
इस पॉइंट के नेबरहुड में एनालिटिक होने का क्या मतलब है ना? तो सिंगुलैरिटी आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई फंक्शन है एवरीवेयर एनालिटिक, एंटायर फंक्शन, उसके अंदर भी कोई सिंगुलैरिटी नहीं आएगी, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये एनालिटिक बैठा है वो, ठीक है? तो क्या कहोगे आप? एक तो है एंटायर फंक्शन implies no singular points, स्लैश करके नो सिंगुलैरिटी भी लिख सकते हो आप, और एक है नो वेयर एनालिटिक फंक्शन, उसकी भी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। कभी आप ऐसे सोच के बैठ जाओ सारे सिंगुलैरिटी आ गई, ठीक है? सब कर दिए? अब क्या है, इसके एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल्स क्या लिखो आप? क्वेश्चन के तौर पे ही लो इसको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर इस टॉपिक का है 1, ठीक है? फाइंड सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है? इसमें लिखोगे z इसके अंदर देखो एफ जेड इज इक्वल टू जेड, ये क्या है? एंटायर फंक्शन है, इसकी कोई भी एनालिटिसिटी सिंगुलैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है? नो सिंगुलर पॉइंट्स, तो फाइव लिख सकते हो आप, है ना? एक उसके लिए लिख लो बस समझने के लिए, नो सिंगुलर पॉइंट्स लिख लो या फाइव लिख लो। 1/sin z, इसको कहां दिक्कत है भाई? ऊपर कांस्टेंट है, नीचे साइन है, साइन एंटायर होता है। साइन को सिर्फ कहां दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है साइन को तो, लेकिन 1/sin को 1/0 से दिक्कत है, ठीक है? n पाई z इज इक्वल टू n पाई पे दिक्कत है, और n पाई भी सिंगुलैरिटी बनने की रेस में है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं ना। अब n पाई इस टाइप का दिखेगा भाई, क्या कहते हैं? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे बढ़ता रहेगा, -पाई, -2 पाई। अब क्या है फंक्शन? यहाँ डिफरेंशिएबल है नहीं, डिफरेंशिएबल भी नहीं है ना यहाँ पे तो, है ना? यहाँ एनालिटिक नहीं है, इसके नेबरहुड में एनालिटिक है या नहीं है, ये बताओ? नेबरहुड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, आई बात समझ में? सिर्फ पाई से दिक्कत है, पाई के नेबरहुड में कोई दिक्कत नहीं है। पाई के नेबरहुड पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही जाएगी इसकी, उसके बाद 2 पाई पे भी कुछ ऐसा ही काम होगा। तो ये सभी सिंगुलैरिटीज बनने की रेस में है, सभी सिंगुलैरिटीज हो सकती हैं, ठीक है? तो n पाई n बिलोंग टू z, ये सभी इसकी सिंगुलैरिटीज आ गई, ठीक है? ये सभी सिंगुलर पॉइंट्स हैं इसके। इसके अंदर z माइनस a का स्क्वायर दे रखा है, a के ऊपर दिक्कत है इसको, a बिलोंग टू 0 1, पूरा इंटरवल गायब कर दोगे आप, ठीक है? इंटरवल के जो पॉइंट्स हैं वे सभी पॉइंट्स क्या हैं? सिंगुलरिटी बनने के लायक हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है। क्यों बनने के लायक हो जाएंगे? यहां पे कोई भी पॉइंट उठाओगे आप 0 1 के अंदर, तो क्या होगा? आसपास तो है ना ये एनालिटिक, एनालिटिक पॉइंट्स का लिमिट पॉइंट तो बन रहा है, पॉइंट है इसके ऊपर जो भी है,
तो A बिलोंग टू 0 1 पूरा का पूरा एनालिटिक ये सिंगुलैरिटी आ जाएंगी ये, ठीक है। इसमें क्या करोगे, 2 और 3 पे दिक्कत है ना इसको बस, तो सिंगुलैरिटी 2 और 3 आ गई। 2 और 3 के नेबरहुड में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें है वही सिंगुलैरिटी एस मान लेता हूं 2 3। इसको किससे दिक्कत है बताओ, 1/2 और 3 कट जाएगा। -1। अब इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो ऊपर भी तो क्या है, 2z माइनस 1 को z माइनस 1/2 लिख सकते हो क्या आप, 2 इंटू z माइनस 1/2 है। fz को अगर ऐसे लिख सकते हो आप कि 2 इंटू z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय z माइनस 1/2, यहाँ z माइनस 3 और यहाँ z प्लस 1, ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। अब कैंसिल हो गए तो 3 और -1 से दिक्कत है बस इसको, ठीक है। आई बात समझ में, इसका s अगर मानो आप तो 3 और -1, ये बताइए समझ में। अब क्या रह गया हमारा, अब इसके टाइप कर लेते हैं। सिंगुलैरिटी भी क्या होगी, 2 टाइप्स की होगी ये, एक तो होगी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और एक होगी नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, आई बात समझ में। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के नाम से ही आपको क्या पता लग रहा है कि ये तो अकेली होगी। आइसोलेटेड का मतलब अकेला होता है ना, नॉन आइसोलेटेड का मतलब अकेली नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता लग रहा है ना नाम से। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कौन सी होगी, अगर मेरे पास सिंगुलैरिटी है Z0, आई बात समझ में, उसका छोटे से छोटा नेबरहुड अगर मैं लेता हूं, उसके अंदर कोई दूसरी सिंगुलैरिटी ना आए, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि Z0 पे भी सिंगुलर है फंक्शन, Z1 पे भी सिंगुलर है, Z2 पे भी, और इसका नेबरहुड दिया, नेबरहुड के अंदर ना नहीं आया, Z1 कुछ यहां बैठा है, Z2 कोई यहां बैठा है, मतलब कहीं अलग अलग है ये, ठीक है। एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे के नेबरहुड में नहीं आ रही है सिंगुलैरिटी, ठीक है, आइसोलेटेड हो जाएगी। नॉन आइसोलेटेड का मतलब है Z0 के नेबरहुड में ही दूसरी सिंगुलैरिटी आ जाए। अच्छा, आई बात समझ में। इसके अंदर क्या एग्जांपल लूं मैं, 1 बाय इसका साइन fz, ये एग्जांपल ले सकता हूं क्या आइसोलेटेड के अंदर, यस सर, क्योंकि आइसोलेटेड में n पाई 0 और पाई के बीच में तो बहुत डिस्टेंस है, कोई नेबरहुड दोगे आप पाई थोड़ी आएगा उसके अंदर, पाई और 2 पाई के बीच में भी बहुत डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल n पाई, इसकी सिंगुलैरिटी सारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। इसका नॉन आइसोलेटेड का एक क्वेश्चन किया था, पूरा इंटरवल सिंगुलैरिटी आ रही थी उसके अंदर, है ना, a बिलोंग टू 0 to 1, तो उसके अंदर क्या है, वे सारी नॉन आइसोलेटेड हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल और देंगे इस नॉन आइसोलेटेड का, वो एग्जांपल क्या होगा अभी बताते हैं, ठीक है। इसको रफ कर दूं। आगे बढ़ने से पहले 2 फंक्शन है, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। एक तो है आर्ग्यूमेंट और एक है लोग, ठीक है। सारा ही सिस्टम ही अपना एनालिटिसिटी पे चल रहा है ना, कंटिन्यूस और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का तो पता चल गया उनका, आर्ग्यूमेंट और लोग का। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, इसकी अगर आपको एनालिटिसिटी चेक करनी हो, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की अगर आप एनालिटिसिटी चेक करोगे तो आपको ये पता है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, ठीक है। और Z को मैं ये भी लिखता हूं R इंटू कोस
वाई प्लस आयटा साइन वाई, ऐसा लिखता हूं ना मैं। आर क्या होता है, उसके अंदर ही इनका मॉडुलस होता है। तो इसको मैं थीटा लिख दूं, थीटा लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताओ। नहीं। अगर यहाँ पे वाई को भी मैं थीटा लिख दूं तो यहाँ भी थीटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं। आर इज इक्वल, ये जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ब्रैकेट लगा ब्रैकेट में लगा देते हैं। ये क्यों कहा है मैंने ऐसा? क्योंकि x को r cos थीटा और y को भी r sin थीटा वैसे भी तो लिख सकते हैं हम। आई बात समझ में? तो इसके अंदर और इसके अंदर ये आर्गुमेंट थीटा ही होता है ना, तो पोलर फॉर्म के अंदर इस टाइप का नजर आएगा ये, ठीक है। और ये y की जगह थीटा ही आएगा भाई यहाँ पे वैसे भी, क्योंकि e की पावर आयटा वाई होता है ना, तो लिखता मैं ऐसे, ठीक है। इसलिए क्या करो, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, y नहीं लिख सकते यहाँ पे, ये गलती थी बहुत बड़ी, ठीक है। इसको y नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, r cos थीटा और आयटा sin थीटा ही लिखना पड़ेगा। y तो जब लिखते जब e की पावर आयटा y होता r इंटू, ठीक है। तो ये z इज इक्वल टू r cos थीटा आयटा sin थीटा है मेरे पास। अब एनालिटिसिटी चेक करूंगा मैं, तो मेरे दिमाग में आएगा कि अभी तक तो मैं कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन चेक कर रहा था ना, इसमें पोलर फॉर्म की चेक कर लेता हूं, ठीक है। और आर्गुमेंट कौन सा है? ये प्रिंसिपल, ए की वैल्यू आएगी, ऐसा भी नहीं थीटा की कोई सारी वैल्यू आ रही है। पोलर फॉर्म की सीआर इक्वेशन होती क्या है ये बताओ? पोलर फॉर्म की सी 1 अपॉन r u r इज इक्वल टू 1 अपॉन r b बी थीटा ही आएगा। और u थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r, नहीं मल्टीप्लाई आ रहा है अब -1/r u थीटा, तो मैंने भी तो ये लिखा। ठीक है, v r आया। अच्छा u कोई नहीं कोई नहीं, r u r नहीं है, अच्छा नहीं u आ रहा है। थीटा, ठीक है। ये है पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशन, इनको चेक करो अब ये क्या आएगा, ठीक है। चेक भी क्या करोगे आप? सबसे पहले तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा प्लस 0 आयटा, ये लिख दूं क्या मैं? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। z की वैल्यू ये आई, z के आंसर तो थीटा है, ये आ जाएगा आर्गुमेंट, तो ठीक है। तो आर्गुमेंट की निकालोगे आप, u क्या आया है मेरे पास? थीटा, और v क्या आया है? 0। ये बात है ध्यान देने लायक, ठीक है। क्योंकि एनालिटिसिटी चेक करनी है आर्गुमेंट ऑफ z की, z को पहले ये लिख दिया, ये लिखने के बाद थीटा ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आप u r निकालोगे, u r आएगा 0, u r 0 आएगा क्या? u r इज इक्वल टू 0, क्यों? r का तो फ्री फ्रॉम r है ये, और u थीटा क्या आएगा? 1, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये तो बताओ। एक तो आर्गुमेंट ऑफ z को ऐसा लिखा क्यों मैंने, ये समझ में आया हो, ये तो समझ में आया ही हुआ है, इसका तो कोई बात है ही नहीं। आर्गुमेंट ऑफ z को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मैं लिख सकता हूं ना। ऐसे लिखते ही आप क्या कहोगे? रियल पार्ट तो थीटा ही ओनली, और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट, ये आ गया। वी आर वी थीटा सारे 0 हो गए, ये वी आर इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये इक्वेशन यहां पुट करोगे, कभी सेटिस्फाई करेगी वो? कोई पॉइंट्स आ रहे हैं क्या सेटिस्फिकेशन के? डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो रही है यहाँ पे, तो एनालिटिसिटी की तो बाद की बात आएगी। तो यू आर तो 0 है, 0 इज इक्वल टू 1/r इंटू 0 सेटिस्फाई करगी। वी आर है वही 0, माइनस 1/r u थीटा 1, ये आगे दिक्कत सबसे बड़ी। ये नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? r तो पॉजिटिव होता है ना? r तो पॉजिटिव है, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू r तो नेगेटिव होता तो भी पॉसिबल नहीं था ये तो वैसे तो क्या कह दोगे? ये एनालिटिक नोवेयर है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z कहीं भी एनालिटिक नहीं होता।
कहीं भी एनालिटिक नहीं होता, इसका मतलब नो सिंगुलर पॉइंट्स। कोई सिंगुलर पॉइंट मिल जाएगा क्या आपको इसका? ये पूरी प्रोसेस समझ में आई हो तो बताओ आर्गुमेंट जेड के बारे में, फिर हम लोग के बारे में आगे बढ़ेंगे। लिख लिया ये? सेकंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा लॉग है भाई? ये प्रिंसिपल लॉग है क्या? ये है ना, प्रिंसिपल लॉग का साइन है ये। प्रिंसिपल लॉग ऑफ जेड, ये निकालने का क्या फॉर्मूला है? अगर जेड बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई दे रखा है, ठीक है। लॉग जेड निकालने का फॉर्मूला इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ आर, ठीक है। आर क्या होता है? इनका मॉडुलस, उसके बाद प्लस आइटा इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है? थीटा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग आर प्लस आइटा थीटा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यू आर और यू थीटा निकाल सकता हूं क्या मैं? बी आर और बी थीटा भी निकाल सकता हूं। तो इसके अंदर भी क्या है? पोलर फॉर्म यूज कर लो इसकी, सीआर इक्वेशन की। सीआर इक्वेशन की पोलर फॉर्म कहती है यू आर किसके बराबर होना चाहिए? 1/r वी थीटा के, ठीक है। और वी आर किसके बराबर होना चाहिए? -1/r यू थीटा के, ठीक है। यू आर बताओ क्या आएगा? 1/r, यू थीटा 0, वी आर 0 और वी थीटा क्या आएगा? 1। इतना समझ में आया सभी को? कंपेयर करो, यू आर होना चाहिए 1/r होना चाहिए 1/r इंटू वी थीटा की इंटू 1, ये तो है भाई, ठीक है। उसके बाद यू थीटा नहीं, हाँ वी आर 0 -1/r इंटू 0, ये भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसका मतलब लोग तो भाई सभी जगह पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल होने की हिम्मत रखता है ये तो, है ना। एनालिटिक होने की भी हिम्मत रखता है थोड़ी बहुत। तो log z कहां डिफरेंशिएबल हो सकता है? ये बात आ गई अब। log z वहां डिफरेंशिएबल हो सकता है जहां ये कंटिन्यूस है। ये बात समझ में आई आपको? जी सर। log z सिर्फ वहां डिफरेंशिएबल हो सकता है जहां कंटिन्यूस है। जहां कंटिन्यूस ही नहीं है वहां डिफरेंशिएबल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। log z के बारे में बताओ, ये कंटिन्यूस कहां नहीं होता, कहां होता है, ये बताओ बस। 0 पे नहीं होता, और सिर्फ 0 पे नहीं होता ये। इसका मतलब ये प्लेन है मेरे पास पूरी, और इस प्लेन में सिर्फ ये पॉइंट दिक्कत करेगा, ठीक है। आपने ये चीज कही क्यों? बाकी नेचुरल लॉग जेड 0 पे कंटिन्यूस नहीं है और सभी जगह मेरे को लगता है वो सिंपल लॉग था। ये है, Simple log इसको और खोल के यहाँ लिख रखा है ना ऐसे का ऐसा, हाँ। ठीक है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रखे, ये ऐड कर रखे हैं ना ये। इसको कहीं पे दिक्कत है कंटिन्यूटी में? इसको कहीं दिक्कत नहीं है, इसको तो दिक्कत ही दिक्कत है कंटिन्यूटी में। इसको तो पूरे इसके ऊपर दिक्कत है ना, 0 पे डिफाइंड नहीं है ये। यहाँ दिक्कत है, यहाँ से पाई और यहाँ से -पाई होता जाता है ये। इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रियल रहेगा हमेशा ही, ठीक है। तो इसको 0 पे दिक्कत है बस, है ना। नेगेटिव पे भी दिक्कत है सर आपको। आर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता कहीं भी। पॉजिटिव है ये तो। ये कौन नेगेटिव होगा? ये 0 हो सकता है बस 0 पॉइंट पे। जी। तो अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, log z पूरे को नेगेटिव एक्स एक्सिस से दिक्कत है भाई बहुत बड़ी, कंटिन्यूटी में ही। डिफरेंशिएबिलिटी की तो भूल जाओ आप, ये बात समझ में आई सभी के, ठीक है। क्योंकि ये लिखने का मकसद ही क्या है, फिर इसका पता लग जाए दूर से ही, ये तो भाई यहाँ पे दिक्कत करता है, इसलिए 0 पे दिक्कत करता है, पूरा दिक्कत आ गई है। बाकी कहीं log z को कोई दिक्कत नहीं है ना,
कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा आराम से, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी निकाल भी सकते हो। एफ डैश जेड इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा लिख देना आप, ठीक है। लिख के सोल्व भी कर लेना। एफ डैश जेड आपका आएगा 1/z, ठीक है। ये एच डब्ल्यू का वर्क आपका। इसी बहाने आपको एफ डैश जेड याद भी हो जाएगा, आर और थीटा में कैसे लिखते हैं। अभी याद है तो अभी बताओ। ये घर से ही कर लेना। अब देखो इसमें क्या आ गया, फिर सभी पे तो एनालिटिक का फंक्शन, इस पॉइंट को छोड़ के। और ये सिंगुलर पॉइंट्स अगर इसके देखोगे आप, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं। कहां लिखें ये मिटो देता हूं मेरे को एक बार। इसको मिटो तो क्या, ये तो हो गया इसका काम। तो एच डब्ल्यू बड़ा भी लिख दिया ना, कैसे 1/z कैसे आया ये निकालना है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा एनालिटिक इन पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस ये माइनस इंफिनिटी टू 0, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा मैं, सिंगुलैरिटीज। सिंगुलैरिटी पे सिंगुलर पॉइंट्स लिख लो। सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स पूरे का पूरा नेगेटिव बाय एक्स एक्सिस और 0 के समेत, ओरिजिन समेत, ठीक है। ये सिंगुलर पॉइंट्स आ गए ना सारे। ये पॉइंट ये एनालिटिक नहीं है और इसका नेबरहुड इसको टेंड करता जा रहा है, ठीक है। ये बात आई समझ में। तो अब बात आती है ये चीज, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है या आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है? ये नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड है ना। कोई भी सिंगुलैरिटी पकड़ोगे आप तो उसके नेबरहुड में दूसरी सिंगुलैरिटी आ जाएगी। ऑल सिंगुलर पॉइंट्स ये log z have principal log z have non isolated singularities, ठीक है। कहीं भी अब log z का जिक्र होगा आपको सब कुछ पता होगा उसके बारे में, ठीक है। ठीक है। और ये आपका घर से काम है कि log 1 + z को कहां दिक्कत है, सिंगुलर पॉइंट्स निकालो इसके, ठीक है। इसमें लिख लेना साइड में फाइंड सिंगुलर पॉइंट्स। अब इसके अंदर क्या आता है, जब लिमिट पॉइंट की बात आती है ना तो कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्या चीजें क्लियर हो जाती हैं, अगर ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, इसका तो अकेले एग्जिस्ट करने का मतलब ही पैदा नहीं होता ना। अगर मैं बोल रहा हूं z0 क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके नेबरहुड में दूसरी सिंगुलैरिटी होगी z1। अब z1 के नेबरहुड के अंदर z0 आ जाएगा। ये बताइए समझ में, ये बताइए क्या समझ में। z0 के नेबरहुड के अंदर z0 आ जाएगा। तीसरी सिंगुलैरिटी कोई आएगी वो इनके नेबरहुड में है तो वो भी ऐसा ही कुछ करेगी, ठीक है। तो अकेले होने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता ना इसका। अगर z0 नॉन आइसोलेटेड है तो कोई और भी होगा उसके साथ, ठीक है। अब बारी आती है, आप पहचानोगे कि कौन सी आइसोलेटेड है कौन सी नॉन आइसोलेटेड है सिंगुलैरिटी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा, 6th। इसके अंदर देखो अब ये इसकी सिंगुलैरिटीज क्या है, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 सिंगुलैरिटीज हैं
तो ये 0 1 2 कैसी सिंगुलैरिटी है भाई? ये आइसोलेटेड है ना, ये हाँ बहुत आइसोलेटेड। 6 की बात हो गई। 7 के अंदर बताओ क्या है भाई? जेड जब n पाई होगा सर। n पाई पे क्या दिक्कत है? इसको कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। इन्फिनिटी जिस n होगा ये। एक तो z 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती इसकी, ठीक है। n पाई पे नहीं करेंगे। z इज इक्वल टू 0 पे दिक्कत है, और 1 बाय z अगर n पाई होगा तो नहीं, दिक्कत 1 नहीं। पाई करेंगे। ये तो सीधा z इज इक्वल टू n पाई। z n पाई पे क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं होगी इसको भाई। इसको दिक्कत हो सकती है भाई अगर z n पाई है, साइन ऑफ 1 बाय n पाई, साइन ऑफ जीरो 1 बाय पाई, इस पे क्या दिक्कत है साइन को? ये देखना है बस। 1 बाय n पाई पे क्या दिक्कत है साइन को? कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। मिलेगी, वो तो पक्की बात है। 1 बाय पाई क्या है भाई? रियल है या क्या है? रियल रियल है। साइन की डोमेन क्या होती है? -1 से 1। साइन की डोमेन नहीं अच्छा वो तो रेंज है। साइन की डोमेन क्या होती है? पूरा रियल नंबर। तो इसके अंदर मैं कुछ भी ले सकता हूं, मेरे पास लिबर्टी है क्या ये? लेकिन वैल्यू -1 के 1 के बीच में आएगी, वो पक्की बात है। तो सिंगुलैरिटी के चैप्टर में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। साइन 1 बाय z है, आप पुट करके देखोगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है n पाई पे दिक्कत है तो एक बार n पाई पुट कर लो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। साइन को तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 0 अकेली सिंगुलैरिटी है इसकी एक। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो फिर इसके लिए। तो क्वेश्चन 9 10 नहीं 1 बाय साइन ऑफ 1 बाय z, ठीक है। 10 क्वेश्चन। अच्छा ये 8वां 2 बार लिख दिया क्या? 9वां 10वां ये आ गया भाई। z इज इक्वल टू 0 अकेली सिंगुलैरिटी है और किसी पॉइंट पे इसको दिक्कत है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी अकेली पड़ी है ये। तो 1 बाय cos z के बारे में बताओ, आइसोलेटेड है ना ये। 8th 1 बाय cos z, इसको 1 भी क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। एंटायर cos z भी एंटायर फंक्शन है। सिर्फ दिक्कत है नीचे 0 आ जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी। नीचे 0 आएगा तो cos z इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे इसको दिक्कत है, और ये सभी आइसोलेटेड है। ठीक है। ये बात आ गई समझ में? अब बारी आती है इसकी 9th की। नो बेसिक एनालिटिक्स नो सिंगुलर पॉइंट। 9th में क्या है? कोई सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। टाइप क्या बताओगे उसका? ठीक। नो सिंगुलर पॉइंट्स। अब 10th की बारी आती है। 10th में क्या है? एफ जेड 1 बाय साइन ऑफ 1 बाय जेड। सबसे पहले तो z इज इक्वल टू 0 पे दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। क्यों दिक्कत ही दिक्कत है? एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट इसकी, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 तो दिक्कत है ही है। अकेली है या इसके आसपास कोई है वो बाद की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब और किस पॉइंट पे दिक्कत है भाई? यहां 1 बाय 0 नहीं हो सकता, तो पूरे फंक्शन में भी तो 1 बाय 0 नहीं हो सकता। ये बात आई समझ में? पूरे फंक्शन में 1 बाय 0 कब होगा? जब साइन 1 बाय z इज इक्वल टू ये 0 होगा, 1 बाय z इज इक्वल टू n पाई होगा। ऐसा कुछ है क्या? 1 बाय z n पाई होने का मतलब है z इज इक्वल टू 1 बाय n पाई, ठीक है। अब बारी आ गई, ये आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है? ये तो आइसोलेटेड ही होगी मेरे हिसाब से। तो 1 बाय पाई और 1 बाय 2 पाई, इनके बीच में कोई नेबरहुड मिल जाएगा आपको? 1 बाय पाई और 1 बाय 2 पाई के बीच में मिल जाएगा। 1 बाय पाई का मतलब है, ऐसे ही सोचे हम रफली, 1 बाय 3.14 है ना। और 1 बाय 2 पाई का मतलब है 1 बाय 6.28। ये तो बहुत छोटे हो गए आपस में, ठीक है। आगे 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो और भी छोटा होता जाएगा ये। इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं। ये बताइए समझ में?
1/n पाई तो आइसोलेटेड आ गई। जीरो के बारे में क्या बताओगे अब आप? जीरो के बारे में ये बताएंगे भाई जो भी ये n पाई है ये सारी क्या है, इनका लिमिट पॉइंट चेक कर लूंगा मैं, है ना, जीरो आ जाएगा। तो जीरो क्या होगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से ये पता लगा मुझे अगर किसी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट आ जाए और वो भी उस सिंगुलैरिटी हो, उस पे एनालिटिक ना हो फंक्शन, तो वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये नोट भी लिखवाएंगे हम। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? नोट लिखो, नोट में क्या लिखूंगा अब मैं, इफ f has finitely many singularities, then there does not exist non-isolated singularity। ठीक है, अगर सभी सिंगुलैरिटीज है मेरे पास फाइनाइट सेट बनाती हैं तो कोई भी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, लिमिट पॉइंट ही नहीं होता फाइनाइट सेट का तो कोई। आई बात समझ में? फाइनाइट सेट का क्या लिमिट पॉइंट आएगा? अब आती है बारी, इसका कन्वर्स ठीक ट्रू नहीं है भाई, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूं मैं, कन्वर्स अगर ट्रू नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी सिंगुलैरिटी मिले मुझे, इनफाइनाइट सिंगुलैरिटीज हैं, ठीक है, ऐसा फंक्शन मिले जिसके इनफाइनाइट सिंगुलैरिटीज हैं फिर भी नॉन आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, कन्वर्स तो ऐसा होता ना, अगर फाइनाइटली है तो नॉन आइसोलेटेड नहीं होती, इनफाइनाइटली भी होनी चाहिए। कन्वर्स तो यही कहता है, लेकिन इनफाइनाइट आएगी तो भी जरूरी नहीं है नॉन आइसोलेटेड का। तो भाई क्यों जरूरी नहीं है, दोबारा वही एग्जांपल ले लो आप, 1/cos z 1/sin z। 1/sin z के अंदर क्या होगा, क्या होगा, n पाई आएगी सिंगुलैरिटीज, और n पाई सभी आइसोलेटेड है फिर भी एग्जिस्ट नहीं करती नॉन आइसोलेटेड तो। ठीक है, तो फाइनाइटली है तो नॉन आइसोलेटेड होगी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइटली है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि होती है नहीं होती। ठीक है, अब बारी आती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के भी टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इसके 3 टाइप होंगे। सबसे पहले तो होगी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, आरएस बोल देता हूं इसको मैं। ठीक है, उसके बाद होगी पोल, और उसके बाद होगी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब ये टाइप जो है इसका मतलब क्या है, ये रिमूवेबल भी आइसोलेटेड होगी, अकेली होगी, पोल भी और एसेंशियल भी। ठीक है, और जो भी इन तीनों में से कुछ नहीं है वो नॉन आइसोलेटेड हो जाएगी, उसका कोई टाइप नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अलग तरीके से बिहेव करती है, हर आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड का कुछ नहीं पता कुछ भी। इसके टाइप है रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे रिमूवेबल के बारे में। पहली, Z is equal to Z naught is said to be removable singularity of Fz if limit Z goes to Z naught Fz exists finitely। ठीक है, अब सिंगुलैरिटी तो होना ही पड़ेगा इसको, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी होना ही पड़ेगा अगर रिमूवेबल की बात कर रहे हो तो। लेकिन इसके साथ साथ Z नोट के ऊपर भाई लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कई ऐसी सिंगुलैरिटीज थी ना जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती,
जैसे साइन 1/z था, जीरो के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो रिमूवेबल हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, ये बताइए समझ में। और अगर ऐसा कुछ दे दे मुझे कि fz इज इक्वल टू z बाई साइन z, ठीक है, क्या भाई साइन z बाई z ले लो आप, साइन z बाई z एक ही बात है। अब n पाई पे भी दिक्कत है इसको, ठीक है, n पाई के अंदर एक जीरो आता है, जीरो पे भी दिक्कत है, ऐसा कुछ है ना। अब जीरो पे अगर दिक्कत है इसको, तो क्या होगा कि n पाई के ऊपर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, करती है क्या लिमिट एग्जिस्ट n पाई के ऊपर, तो वो रिमूवेबल नहीं हो सकती। ये बात समझ में आई? पूरे ही n पाई के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो रिमूवेबल नहीं होगी, लेकिन जीरो के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है इसकी। दोनों को हॉस्पिटल भेज दोगे आप, 1/cos z आ जाएगा, 1 आ जाएगी लिमिट, ठीक है। इसका मतलब जीरो ऐसी क्वालिटी रखती है कि सिंगुलैरिटी तो रही है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है z नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक है। इसके अंदर क्या कर देंगे, एग्जांपल ये लिखो इसको, 0 इज RS, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? टोटल नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी तो बहुत ज्यादा है इसकी, n पाई भी सिंगुलैरिटी है, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जीरो भी सिंगुलैरिटी है, लेकिन जीरो पे क्या किया, लिमिट एग्जिस्ट करके उसको रिमूवेबल बोल दिया, बाकी को रिमूवेबल नहीं बोल सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और लिखते हैं। रिजल्ट लिखो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये इस रिजल्ट का कोई भी पॉइंट कहीं भी काम आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। किसी को डिस्कार्ड करने के लिए, प्रूव करने के लिए। फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू z नॉट, द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। ये देखो, अब फॉर एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ये सभी पॉइंट है सिर्फ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के ऊपर वैलिड होंगे, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, एनालिटिक नहीं है पॉइंट वहां पे, ये फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो पक्की बात होगी ना। द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है ये बोल दूं या ये बोल दूं एक बात है, ये बोल दूं या पांचवा बोल दूं एक बात है, पांचों में से कोई एक बोल दूं तो वो किसी को भी इंप्लाई कर जाएंगे, ठीक है, सभी एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। Z नॉट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ये बोलते ही मेरे दिमाग में आएगा कि अगर Z नॉट रिमूवेबल है तो उसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उस पॉइंट पे बाउंडेड है उसके नेबरहुड के अंदर वो,
और दूसरा क्या है, अगर z माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं और लिमिट एफ जेड इक्वल टू जेड नॉट आ जाए तो वो 0 दे देगा। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी 0 दे देगी। चलो हम चेक करते हैं, पहले क्या किया था हमने, ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, इसका एग्जांपल लिया था, तो क्या लिया था भाई, इसका एग्जांपल लिया था z बाय साइन z। ठीक है, z बाय साइन z का एग्जांपल था और 0 क्या आ गई थी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आ गई थी। तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, z माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट z गोज टू 0 और z इंटू जेड बाय साइन z। ये आएगा क्या मेरे पास, बताओ। z माइनस 0 करोगे तो भी 0, एक ही रिमूवेबल आई थी ना इसकी, ये भी लिख लेते हैं। चलो भाई 0 इज RS। ठीक है, अब इसकी लिमिट निकालोगे, हॉस्पिटल ही भेजोगे दोबारा इसको, तो क्या करोगे आप, क्या आएगी इसकी लिमिट बताओ, 0 ही होगी ना। आगे आप क्या करोगे, z कैन बी मेड एनालिटिक। रिमूवेबल का मतलब ही ये है कि इसको रिमूव किया जा सकता है ना। रिमूव किया जा सकता है तो कहीं ना कुछ करके ऑपरेशन हम उसको एनालिटिक बना भी सकते हैं। ठीक है, पोल के बारे में क्या होगा, पोल जब करेंगे ना हम, तो पोल का ऑर्डर भी साथ में ही चलेगा इसका। दिस इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 2, वो उस हिसाब से बताएंगे हम कि कब एन ऑर्डर का पोल होगा, कब 1 2 3। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो आप। इतना लिखने के बाद आप क्या सोचोगे कि सबसे पहले तो भाई आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अकेली सिंगुलैरिटी हो और ऐसे कुछ काम करके तो लिमिट मिल जाए उसकी। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर, और ऐसा कुछ काम ना करूं, डायरेक्ट लिमिट लगाऊं तो इन्फिनिटी पे जाए। यही बात है ना। अब अगर मैं एग्जांपल लूं, पहले ही किया हुआ फंक्शन ही लेते हैं एग्जांपल शुरू में, 1/z। ठीक है, इसकी सिंगुलैरिटी क्या है भाई, 0। 0 अकेली है, दूसरी कोई सिंगुलैरिटी है नहीं, नेबरहुड कोई नहीं है। 0 आइसोलेटेड है, ये पक्की बात है। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है और लिमिट z गोज टू 0 1/z, ये क्या आ रही है, इन्फिनिटी। तो क्या करेगा, पोल है। ऑर्डर क्या होगा ये पता लगाना है ना मुझे, बस ऑर्डर क्या होगा। n ऑर्डर का है तो n से मल्टीप्लाई करके l आना चाहिए ना n पावर में करके। तो लिमिट z गोज टू 0 z इंटू 1/z इज इक्वल टू 1, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, पावर क्या करनी पड़ी मुझे, सिर्फ 1 करनी पड़ी, 1 करते ही काम चल गया ना मेरा। तो अब क्या कहेंगे इसको, पोल ऑफ ऑर्डर एक ऑर्डर के पोल को सिंपल पोल भी बोलते हैं। ठीक है, 1/z का एग्जांपल अगर आ गया तो 1/z माइनस 2, 1/z माइनस 1, 1/z माइनस 3, वे सारी क्या हो जाएगी, ये 1/z माइनस 2, 2 क्या है, सिंपल पोल। ठीक है, 1/z माइनस 3, 3 क्या है, सिंपल पोल, और 1/z माइनस a का स्क्वायर, यह आया था ना। a क्या है, पोल ऑफ 2 सेकंड ऑर्डर। ठीक है, 2 ऑर्डर का पोल आ जाएगा ना। ये सभी किए हुए एग्जांपल है एक तरीके से हमारे, ये नोट करो फिर आगे करते हैं। अब कर दूं मैं ये, अब एक एग्जांपल था जो वही चल रहा था इतनी देर से, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बाई साइन जेड। ठीक है, इसका क्या करेंगे अब हम, 0 के ऊपर क्या कौन सी सिंगुलैरिटी है वो ये बताओ, रिमूवेबल है ना।
z इज इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अब z इज इक्वल टू और कोई सिंगुलैरिटी है इसकी? n पाई है ना, n पाई भी सिंगुलैरिटी है। n पाई के ऊपर इसकी लिमिट कहां जा रही है बताओ? इन्फिनिटी। ठीक है, आई बात समझ में? n पाई के ऊपर लिमिट इन्फिनिटी जा रही है इसकी, तो n पाई कौन सी सिंगुलैरिटी होगी? पोल होगी ना। z इज इक्वल टू n पाई इज पोल। और पोल कितने ऑर्डर की पोल है भाई, ये भी बता दो। ये तो n की अगर वैल्यू रखेंगे तो अब क्या करेंगे हम, ये तो आ गई समस्या, तो हम चेक करते हैं। अब n पाई की जगह भाई a पाई कर दूं क्या इसको? a पाई a बिलोंग टू z। कोई मतलब नहीं है ना उसको, तो वेरिएबल को क्या मतलब है, उसको a लिखे n लिखे, क्योंकि यहाँ n यूज कर रखा है तो दिक्कत हो जाएगी ना बेफालतू की। तो z माइनस a पाई की क्या पावर करूं कि z बाय साइन z लिमिट a पाई कुछ ना कुछ आ जाए, ऐसा ही कुछ है ना। अब आप बताओ कि इसकी क्या पावर करूं मैं, इसको एक बार पावर 1 लेके देखता हूं मैं। ठीक है, 1 लेके देखोगे और हॉस्पिटल भेज दोगे इसको, तो काम बन जाएगा क्या? क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है ना, बन जाएगा। इसका मतलब एक ही ऑर्डर की है ये। ठीक है, ये बात आई समझ में? आगे आगे आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज आएगी जिसकी डेफिनेशन होगी जीरो ऑफ फंक्शन। ठीक है, जीरो ऑफ फंक्शन से हम सब कुछ बता देंगे, कौन सी सिंगुलैरिटी है कौन सी नहीं है। लेकिन अभी क्या है, हमने इसके अंदर ये डेफिनेशन अप्लाई करके देखी है बस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये सिंपल पोल है भाई सारे, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सभी। ये a पाई देकर काम कर दिया तो इसका मतलब सभी के लिए है ना ये। तो पोल है, और ये क्या है? सिंपल पोल। ठीक है, अब क्या है, अब करते हैं पोल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पोल का आप ये बताओ, पोल के क्वेश्चन खुद बता सकते हो क्या? आप कोई फंक्शन एग्जांपल बताओ खुद की तरफ से सोच के, कितनी देर में क्या एग्जांपल बताओगे आप? पहला एग्जांपल लिखूं मैं जिसके अंदर पोल मिलते हो, तो क्या लिखूंगा मैं? 1 बाय में z माइनस k1 z माइनस k2 z माइनस kn, कुछ भी। ठीक है, इनकी पावर भी ले लो। ये सभी क्या आएंगे? पोल आएंगे ना ये सभी। ठीक है, तो इस टाइप के जो दिखेंगे वो पोल होंगे। 1 बाय साइन ऑफ समथिंग, साइन जब तक एग्जिस्ट करती रहेगी ना लिमिट, तब तक पोल ही आते रहेंगे उसके। ठीक है, जैसे ये 1 बाय साइन z था ना ये, तो इसके जब तक लिमिट एग्जिस्ट करती है ना साइन के अंदर, तब तक पोल ही आते रहेंगे आपके पास। अगर ऐसा कुछ आ गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे ऐसा था ना हमारे पास, दूसरा है ना ये, तीसरा था, तीसरा इंपॉर्टेंट है, वो था 1 बाय साइन 1 बाय z। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करोगे आप? 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो 0 पोल नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे तो साइन जहां 0 हो रहा था कर दिया था ना हमने काम, एंगल में तो इसको दिक्कत होती, पोल बना दिया। यहाँ पे यह एंगल को 0 से दिक्कत भी है, लेकिन इसको पोल नहीं कह सकते हम। क्या थी 0 इसमें, अगर कोई पूछे आपसे? n पाई का लिमिट पॉइंट, तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी थी ना 0। और जो 1 बाय n पाई आई है हमारी, वो क्या है वो बताओ, पोल है या नहीं? 1 बाय n पाई के ऊपर इसकी लिमिट 1 बाय 0, 1 बाय 0 इंफिनिटी, पोल हो जाएगा क्या ये? बताओ। ठीक है, 1 बाय n पाई इज पोल,
और पोल क्या है, सिंपल है वही है, मैं पहले बता देता हूँ, आगे जब बताएंगे तो बताऊंगा कैसे बताया मैंने, देखते ही सिंपल पोल है ये, ठीक है। बाकी कल करेंगे हम, आगे करेंगे पोल के क्वेश्चंस करेंगे और एसेंशियल सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है।